कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में आज बात होगी कुर्सी के लिए जातिया मोहरा। यूपी में चुनाव और जाति की सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जाति के सियासी गणित को तोड़कर यूपी में सभी दलों को धोबी पछाड़ लगाई थी। 2017 में भी बीजेपी ने सियासी दलों की ध्रुवीकरण और जातीय सियासत की बिसात को मात दी। अब 2022 का सियासी रण अभी से सज रहा है, तो सियासी दल इस सियासी रण में अपनी विजय के लिए जातियों के मोहरे बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी के लिए जातियों को मोहरा बनाया जा रहा है। आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव होने में करीब 7 महीने का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं। सूबे में इन दिनों जातिगत राजनीति दिन ब दिन नया मोड़ ले रही है, जिसके चलते जातिवाद की राजनीति अपने चरम पर है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अभी सियासी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई थी कि अब मायावती ने अयोध्या में प्रबुद्ध जनों के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की पर संगोष्ठी आयोजित कर यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। बसपा की इस कवायद को कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कवायद माना जा रहा है। बता दें कि पहले इस आयोजन को ब्राह्मण सम्मेलन कहा गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे और ब्राह्मणों के बहाने दूसरी पार्टियों पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेजे। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेके 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा, जबकि वो नाबालिग थी। जब नाबालिग वाले के में उसको घोषणा की गई जांच के बाद कि ये तो नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में भी कहां भेजा? आपने कानपुर के रहने वाले माता पिता आप रिमांड होम में भेज रहे हैं बाराबंकी में। बाराबंकी में उसको आपने वहां 1 साल से रखा हुआ। जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में होने वाली इस संगोष्ठी में सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे व बसपा के तमाम नेता शिरकत करेंगे। वहीं बीएसपी के प्रबुद्ध जनों के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की पर संगोष्ठी पर यूपी में सियासत गरमा गई है और यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की जंग में सभी सियासी दल कूद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के आधार पर वोट करेगी। विकास के मुद्दे पर ही सारे दल राजनीति करेंगे और जो विकास के मुद्दे को छोड़ेगा वो उसको जनता खारिज कर देने का काम करेगी। आज जब अयोध्या का चतुर्दिक विकास हो रहा है तो आज उन्हें अयोध्या आकर्षित कर रही है। वैसे अयोध्या अब विश्व भर को आकर्षित कर रही है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था, चाहे वो रायबरेली में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया, या एटा हो, प्रतापगढ़ हो, इलाहाबाद हो, पूरे प्रदेश में जब ब्राह्मण जनमानस पर अत्याचार हो रहा था तो कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा था। ना तो बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही थी, ना समाजवादी पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं, सभी दल अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बर्बाद किया है तो बीजेपी ने बर्बाद किया है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी पहली बार ब्राह्मण सम्मेलन कर समुदाय को रिझाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी भी परशुराम की मूर्ति स्थापित कर रही है, जिसका काम राजधानी समेत कई जिलों में चल रहा है। कांग्रेस भी कई ब्राह्मण नेताओं को 2022 के चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद को हाल ही में शामिल किया है और केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी है। सियासत सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित नहीं, 2022 के चुनाव के लिए दलित और ओबीसी समुदाय पर भी सभी पार्टियों का फोकस रहने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कराया। सपा ने दलितों को लुभाने के लिए दलित दिवाली, बाबा साहेब वाहिनी जैसे दांव चले और कांग्रेस और बीएसपी ने दलितों के मुद्दों को जमकर हवा दी।
यूपी में जाति की सियासी बिसात ने सिर्फ यूपी के सियासी दलों को ही नहीं बल्कि बिहार की सियासी पार्टियों को भी अपनी ओर खींचा है। 2022 में होने वाली सियासी जंग में वीआईपी भी अपना दांव चलने की तैयारी में है। फूलन देवी के नाम पर मल्लाह वोट बैंक को साध कर वीआईपी यूपी में अपना खाता खोलने की व्यूह रचना कर चुकी है। बिहार में सक्रिय मंत्री मुकेश सहनी के विकासशील इंसाफ पार्टी 25 जुलाई को बिहार एवं उत्तर प्रदेश में फूलन देवी शहादत दिवस मनाने का ऐलान किया और यूपी के 18 मंडलों में फूलन देवी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित करने की बात कही। 2022 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और कहीं न कहीं जातीय समीकरण को लेकर सभी पार्टियां बात करने लगी हैं, क्योंकि अगर बात करें हम ब्राह्मण कास्ट की तो बीएसपी ने साफ तौर से कह दिया है कि हम ब्राह्मण को एकजुट करके चलेंगे, ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात कर रही है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि ब्राह्मण से हमारा पुराना रिश्ता है। मजबूती की बात करें तो बीजेपी ने 2 महीने पहले से ही 2022 की शुरुआत कर दी थी। चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक चल रही है। गांव, शहर, देहात सभी से जो इनका संगठन है मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल अब सभी पार्टियां 2022 को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। सिर्फ वीआईपी नहीं, प्रसपा और राजपा भी 2022 के लिए गठजोड़ कर अपनी तैयारी में जुट गए हैं। राजपा संयोजक शेर सिंह राणा और शिवपाल सिंह यादव मिलकर 2022 में सियासी दलों का जातीय गणित बिगाड़ने के लिए व्यूह रचना कर चुके हैं, क्योंकि यादव वोट बैंक शिवपाल सिंह और यादव को खूब भाता है। तस्वीर साफ है, उत्तर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए हर दल जाति की सियासत कर रहा है। साधना जारी है, लेकिन वोट कौन साध पाएगा, सत्ता का सरताज कौन बनेगा, ब्राह्मण, दलित, मल्लाह और दूसरी जातियों को साध कर सत्ता के शिखर पर कौन पहुंचेगा, ये तो 2022 के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन कुर्सी के लिए जातियों के मोहरे बिछाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ परशुराम, तीसरी तरफ SC ST और उसके बाद निषाद, फूलन देवी और ना जाने क्या क्या। तो ये तमाम वो गोटियां हैं जो 2022 की शतरंज पर बिछाने का काम तमाम अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब 2022 में जनता अपना वोट देती है तो किसको शय मिलती है और किसको मात मिलती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। पैनल का सबसे पहले मैं आप सभी से तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ेंगे शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय जन लोक पार्टी से, इसके अलावा लोटन राम निषाद, अध्यक्ष वीआईपी, शालिनी मेघी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा राघवेंद्र सिंह, राजू क्षत्रिय महासभा से जुड़ेंगे और राजेंद्र त्रिपाठी, परशुराम सेना, प्रदीप विश्वकर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शालिनी जी आपके पास आएंगे, आपसे कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। जिस तरह से इस समय 2022 के लिए सियासी गणित सेट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है, कोई परशुराम की बात कर रहा है, कहीं निषाद की बात की जा रही है। सबसे पहले ब्राह्मणों की बात आपसे करूंगी, क्योंकि भाजपा जो है एक तरह से गढ़ कहा जाता है ब्राह्मणों का, और इस बार 2022 के चुनाव में मुख्य तौर से भाजपा को साधने के लिए तमाम पार्टियों के द्वारा तैयारियां हो रही हैं। तो आपके द्वारा क्या कुछ तैयारियां, क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं जो नाराज है वो दूसरी पार्टियों की तरफ जाएगा? जी धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। लेकिन मैं थोड़ा आपको सच्चाई से अवगत करा दूं कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। हमारा शुरू से नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, और जिसमें हमने जोड़ दिया है सबका विश्वास, क्योंकि हमें हर कास्ट से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, हमें हर तरह की जनता से हमें वोट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और हम लोग शुरू से, हम तो जय श्री राम की नारा लगाते हैं। हम लोग मूल आधार हमारा जो है वो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और जब मैं भारतीय संस्कृति की बात करती हूँ तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं आता। दूसरी चीज, मुझे अब देख के हंसी आती है जिन लोगों ने पार्टी की शुरुआत में ही नारे लगाए थे तिलक तराजू और तलवार, जिससे आप सब लोग वाकिफ रहेंगे, आज वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। जिन्होंने बसपा के साथ सपा ने मिलकर जिन्होंने नारा लगाया था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ जाए जय श्री राम, वो आज परशुराम जी का स्टैचू लगा रहे हैं। तो बीजेपी की सबसे बड़ी जीत तो इसी से साबित हो जाती है कि जो कल तक हमें कम्युनिस्ट कह रहे थे क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, आज वो खुद ब्राह्मण समाज की, ब्रह्म भोज की,
परशुराम जी की बात कर रहे हैं खुले में आके। तो हमारी सबसे बड़ी जीत तो वही है कि हमने विपक्षियों को भी अपनी भाषा बोलना सिखा दिया। जी तो बिल्कुल। बाकी कास्ट कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। जब से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई तब से आज तक किसने किसके अगेंस्ट काम किया ये हमसे छुपा नहीं है। किसके राज में ब्राह्मण सबसे ज्यादा जो है तकलीफ में रहे ये हमसे छुपा नहीं है। हम सब जानते हैं किसने जो है कार्य सेवकों पे गोलियां चलवाई। आज जिस अयोध्या मंदिर की वाहवाही कर रहे हैं, जहां अयोध्या जी गए हैं, वहां पर जब हमें अयोध्या जी का हमने केस जीता, जब रामलला की स्थापना की, तब यही लोग हमारे एंटी थे। जी तो जी आप जी बिल्कुल। खुद देखिए ये जो पॉलिटिकल स्टंट किए जा रहे हैं, मैं बोलती हूँ पॉलिटिकल स्टंट किए जा रहे हैं, कितनी सूझबूझ से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ जी स्टंट तो नहीं है। सबके द्वारा किए जा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का कहीं ना कहीं शिलान्यास जो किया जाता है, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं SC ST वोट साधने में पीछे नहीं है। जिस तरह से आपका कहना है कि भाजपा को ब्राह्मणों को साधने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात भी एकदम साफ है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में नाराजगी तो है। देखना ये जरूर होगा कि आगामी चुनाव में आखिर ये जो नाराज ब्राह्मण है वो किस ओर जाकर रुकता है। आपके पास आएंगे, हमारे साथ लगातार लोटन राम निषाद भी बने हुए हैं, VIP से जुड़े हुए हैं। जी लोटन राम निषाद जी, खास तौर से फूलन देवी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर जो नई बात सामने आई है, यहाँ पर यदि बात की जाए तो भाजपा ने इसको लेकर पहले ही दांव खेल दिया है। निषाद राज की प्रतिमा की स्थापना हो रही है और फिर फूलन देवी की प्रतिमा की स्थापना की आप बात करते हैं। अपने घर में यदि किसी को आदर्श के तौर पर स्थापना करनी है तो उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन 18 मंडलों में फूलन देवी की प्रतिमा का स्थापना करनी है और उसके सहारे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में आगे बढ़ने का काम हो रहा है। क्या कहना है आपका इसकी? आपको पहली बात तो परमिशन नहीं मिली, और परमिशन मिलेगी भी तो आप अपना आदर्श किसे देखते हैं, फूलन देवी या निषाद राज? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में प्रतीकों की राजनीति होती रही है। विकासशील इंसान पार्टी फूलन देवी जो केवल निषाद समाज की आइकॉन नहीं है, सर्व समाज की माताओं बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि वीरांगना फूलन देवी आपकी आदर्श हैं कि निषाद राज हैं, तो हमारे लिए दोनों का स्थान महत्वपूर्ण है। और फूलन देवी तो ऐतिहासिक महिला हैं, और फूलन देवी को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी जो है कि विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला घोषित किया है। और VIP पार्टी जो है फूलन देवी को अपना आदर्श मानते हुए अपने समाज और सर्व समाज में एक नया संदेश देने के लिए, क्योंकि आए दिन जो है घटनाक्रम देखे जाते हैं अखबारों में और प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, और हमारी बहन बेटियां जो है अपने को असहाय महसूस करते हुए शर्मिंदगी के कारण कहीं पेड़ में लटक करके, कहीं पंखे में लटक कर, कहीं तेल छिड़क करके जल करके मर जाती हैं। लेकिन फूलन देवी की आबरू जो है सामंती तत्वों ने लूटा, उन पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उन्हें मदद नहीं मिली, और लाचार होकर के जो है कि फूलन देवी को बिहार की शरण लेना पड़ा। वीरांगना बहन फूलन देवी को जो है बेहमई के सामंतियों ने 22 दिनों तक लगातार उनके साथ बलात्कार किया, नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का काम किया। फूलन देवी कोई डकैत या अपराधी जो है कि मजबूरी में बनी, जैसा कि बेहमई का मामला होता है। महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा था हमारी बहन बेटियों के ऊपर अगर कोई छीटाकशी करे, उनकी तरफ जो है कि अंगुली उठाए तो उनके पेट में छुरा भोग देना चाहिए। लोटन राम जी ठीक कहना है आपका। लोटन राम जी ठीक कहना है आपका। मजबूरी में वो बनी, उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप आदर्श की कहानी सुना सकते हैं। आप आदर्श की बात, लोगों को फूलन देवी के बारे में हर कोई जानता है, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमा को स्थापित करके उनके माध्यम से राजनीति में आगे बढ़ने का जो काम किया जा रहा है। दूसरी बात, यदि आप आदर्श की बात करते हैं तो यकीनन एक क्रांतिकारी के तौर पर उन्होंने हथियार उठाए, लेकिन हथियार उठाए कहीं ना कहीं अहिंसा का मार्ग लिया, अहिंसा के मार्ग लिया। तो इसको क्या आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को आप फूलन देवी के तौर पर एक आदर्श देना चाहेंगे जी, कि जहां पर आपके साथ यदि कुछ गलत होता है तो आप भी अपने आप हथियार उठा लीजिए, क्या यही आप कहना चाहते हैं? वीरांगना बहन फूलन देवी के साथ ज्यादती हुई, जब कहीं न्याय नहीं मिला तो आदमी मजबूरी में उनको हथियार उठाना पड़ा।
जी, उनके जीवन में जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब आप उनके जीवन को आगे भुनाकर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिमा स्थापित करने की जरूरत क्या पड़ी है जब तमाम अन्य पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं आप आदर्श के तौर पर उनको स्थापित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जब प्रशासन ने भी रोक लगाई है तो इस पे मांग पे आप अड़े हुए हैं। आप पर वापस भी लौट कर आएंगे। हमारे साथ लगातार राघवेंद्र सिंह राजू क्षत्रिय महासभा से भी जुड़े हुए हैं। जी राघवेंद्र जी, नई तरह की राजनीति जो 2022 में आ रही है, सबसे पहली बात तो जिस तरह से ब्राह्मण को साधने का प्रयास लगातार तमाम पार्टियां करती हुई आ रही हैं, ब्राह्मणों के साथ ही अब फूलन देवी की प्रतिमा को स्थापित करने की जो बात आ रही है, और फूलन देवी की प्रतिमा को स्थापित करने की बात यहाँ पर अहम मुद्दा नहीं है। अहम मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब 2013 में ही इस बात की मनाही कर दी गई है कि धर्म के आधार पर ना तो चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा, ना धर्म के आधार पर सभाएं की जाएंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं फूलन देवी की जिंदगी को आगे रखकर धर्म के आधार पर आगे बढ़ा जा रहा है, और उससे कहीं ना कहीं जातीय टकराव जो है उसकी स्थिति भी आगे आने वाले समय में पैदा हो सकती है। ऐसे में यदि अराजकता होती है, समाज में समन्वय खराब होता है, तो उसका जिम्मेदार भी आगे कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां ही होंगी। आपका क्या कहना है? 2009 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले 12 राजनीतिक दल, छोटे छोटे जो दल थे, जिसमें एक बीजेपी की सहयोगी भी है निषाद पार्टी, जिसमें डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया बहन अनुप्रिया पटेल जी भी साथ में रही हैं। मैं स्टार प्रचारक रहा, एक नहीं मैंने सैकड़ों जनसभाएं की, लेकिन जाति मजहब धर्म से हट करके मैंने उन चीजों को देखा कि भाई कैसे रोजगार होगा, कैसे शिक्षा होगी, कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मूलभूत मुद्दों से भटका करके, जाति उन्माद फैला करके अगर कोई जनभावना को ठेस पहुंचाने का अगर कोई प्रयास कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों पर तुरंत प्रतिबंध लगने चाहिए। मैं किसी की जनभावना को प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक समाज में सद्भाव की बात है, समाज में हर वर्ग में सद्भाव बना रहे और हर जातियों में किसी भी तरीके का विभाजन ना हो। आज तक आपने कभी किसी राजनीतिक दल का ठाकुर सम्मेलन नहीं देखा होगा, कोई भी। हालांकि हम तो, हमारे साथ में तो मान ली हमारे आज स्वर्गीय हो गए अमर सिंह जी को मैंने खुद समीक्षक बनाया 13 जनवरी 2010 को, उनको भी मैं लाया। लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी का जब एजेंडा जो रखा, आज वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं आप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, हमने कहा पहले इसका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई भी पृष्ठभूमि, हम तो कह रहे बिहार में, बंगाल में, अभी कई राज्यों में चुनाव हुए, तो ऐसी सद्भाव वाली बात वहां क्यों नहीं मूर्तियां लगाई गई? और जहां तक वीआईपी पार्टी की बात है, इनकी पार्टी में 2 विधायक क्षत्रिय हैं, ठाकुर ही समाज से माने जाते हैं, चाहे राजपूत जोड़ लो, चाहे ठाकुर जोड़ लो, चाहे क्षत्रिय मान लो। पहले आर काल में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। जातियों में जो उपभ्रंश बना करके और जाति उन्माद फैला करके समाज में जो सद्भाव बना हुआ है, मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी 51 फुट की एक मूर्ति लगवाई। हम लोगों ने स्वागत किया, ठीक है भाई, ठीक है आप लगवाइए। केवट राम रजाइश बाबा अगर आप लगवा रहे हैं, उनकी फोटो अच्छी बात है, निषाद राज का फोटो हर जगह लगना चाहिए। और अगर लक्ष्य आपका ठीक है, तो भगवान श्री राम ने भी कहा था, हे लक्ष्मण, ये भगवान निषाद राज है, आप इनके चरण पकड़िए। लक्ष्मण ने भी उनकी चरण पाद का पकड़ी थी जी। तो अब उनकी निषाद राज की फोटो आप लगा सकते थे, एकलव्य की आप फोटो लगा सकते थे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से हर धर्म और जाति मजहब के लोग, मैं आपसे कोई कहना नहीं चाहता, मुझे तो 2012 के पहले 156 विधानसभा का जोनल कोऑर्डिनेटर बसपा ने ठाकुरों के वोट जोड़ने के लिए बादशाह सिंह और फतेह बहादुर सिंह के साथ जोड़ा था। लेकिन मैं कभी उस गया नहीं किसी भी राजनीतिक दल में, क्योंकि मेरा मूलभूत एजेंडा हमारा समाज है। मैंने कभी किसी भी राजनीतिक दल से आज तक टिकट नहीं मांगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। राजेंद्र त्रिपाठी जी, परशुराम भगवान की भी यहाँ पे बात करते हैं। सपा के द्वारा परशुराम भगवान की मूर्तियां लगाने में कोई खराबी नहीं है, मूर्तियां लगाई जा सकती हैं, हमारे समाज के आदर्श है, मूर्तियां लगनी ही चाहिए। लेकिन ठीक चुनाव से पहले जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है। क्या कहना है आपका? ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, और आज मैं कहना नहीं चाह रहा। जी जी, राघवेंद्र जी आएंगे आपके पास। राजेंद्र जी से सवाल है मेरा। जी राजेंद्र जी, से आए जी राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगी, आपको समय दिया जाएगा अपनी बात कहने का। राघवेंद्र जी से सवाल है मेरा, उनसे जवाब ले लेते हैं पहले। जी राघवेंद्र जी,
राघवेंद्र जी शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ शेर सिंह राणा भी बने हुए हैं। शेर सिंह राणा जी, तमाम लोगों को आपने सुना और तमाम तरह की घटनाएं इस समय हो रही हैं, 2022 के चुनाव को लेकर हो रही हैं। ये अब आम जनता भी जानती है और जनता को भी पता है कहीं ना कहीं। लेकिन तमाम पार्टियों के द्वारा जिस तरह से धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है, चाहे ब्राह्मणों की बात करें, दलित की बात करें, निषाद की बात करें, फूलन देवी की प्रतिमा की बात करें या परशुराम की प्रतिमा की बात करें, इन प्रतिमाओं के माध्यम से अब जो ये राजनीति की जा रही है, आपको क्या लगता है कि जनता अब इस बहकावे में आएगी? जी शेर सिंह राणा जी। नमस्कार जी। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। मैं आपको सिलसिलेवार जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, हमारी बहन, उनका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जाति की राजनीति नहीं करती। तो मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहता हूं और पूरा देश पूछना चाहता है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हमारा देश हो, हरियाणा हो, सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार है गठबंधन की, जिसका नाम है एनडीए। इस एनडीए के अंदर 26 से ज्यादा जाति आधारित जो क्षेत्रीय दल हैं वो इनके सहयोगी हैं, जिसमें कि वीआईपी भी है, जिसमें कि हम पार्टी है, जिसमें कि जेडीयू है, जिसमें कि निषाद पार्टी है, जिसमें कि अपना दल है, जिसमें कि हरियाणा से जेजेपी है, रामदास अठालवे जी की रिपब्लिकन पार्टी है, और ऐसी ही पता नहीं कितनी जो प्योर जाति के आधार पर राजनीतिक दल बने हैं वो इनके हिस्सेदार हैं। और भाजपा ने उनको अपना दामाद बनाकर मंत्री बनाया हुआ है। तो ये कह रही हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। अरे भाई, इससे बड़ी जातिवाद क्या होगा कि आपने जो जाति के आधार पे जो राजनीतिक दल बने हुए हैं उनको आप सहयोगी बना के अपने साथ रख के, और आप उनको कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय दिए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। दूसरे बहन जी ने कहा कि हम तो रामलला की बात करते हैं। तो जो रामलला का जो श्री राम मंदिर जी का जो ट्रस्ट बना है उसमें भी इन्होंने जातिवाद घुसा दिया। उसके अंदर प्रावधान किया है कि जो एक एससी समाज का व्यक्ति सदा ही उस ट्रस्ट का सदस्य रखा जाएगा। तो इन्होंने जी शेर सिंह जी आपके पास भी आते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ राजेंद्र त्रिपाठी जी भी परशुराम सेना से बने हुए हैं। जी राजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि अब सपा के द्वारा परशुराम जी की भी मूर्ति स्थापित करने की बात सामने आ रही है। मूर्तियां स्थापित करने में कोई खराबी नहीं है, मेरा ये कहना है, लेकिन ये मूर्तियां जब चुनाव से ठीक पहले स्थापित होती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। क्या कहना है आपका? जी राजेंद्र जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। जी राजेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप जी भी बने हुए हैं। प्रदीप जी, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और तमाम लोगों के हमने विचार जाने। ये हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं 2022 का जो रण है उसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरह से रणनीति लेकर आगे बढ़ रही हैं। कोरोना काल से हम अभी उभरे ही हैं, अभी तीसरी लहर की शुरुआत होने वाली है। दूसरी लहर के बाद मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था कि हमें मेडिकल को लेकर बात करनी चाहिए, एजुकेशन को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन ये लहर अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और राजनीति गर्माई है धर्म को लेकर। क्या कहना है आपका, कहां तक जाएंगे हम इस राजनीति और धर्म को लेकर? बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक ये अंधा कुआं है जहां कोई इसका एंड नहीं है। कोई जैसे कहते हैं कि हर टनल के एंड में लाइट होती है, लेकिन यहाँ कोई रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की, जाति की, वर्ग की राजनीति करने पर यहाँ पर आमादा है। और जैसा अभी लोटन राम निषाद जी कह रहे थे कि प्रतीकों की राजनीति होती है, तो यहाँ सिर्फ प्रतीकों की राजनीति होती है। हर व्यक्ति अपने वर्ग की मूर्ति लगाता है और उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने ठीक कहा कि जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं वो कहीं इनसे पीछे छूट जाते हैं। हम स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करते हैं, हम शिक्षा की चर्चा नहीं करते हैं, हमारी जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर होगी, बिजली की दिक्कत है, पानी को कैसे बेहतर किया जाए। दुख की बात यह है कि 74 साल से ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए,
आज तक लोगों को की बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हुई, यानी कि बिजली, सड़क, पानी, वो भी पूरी अच्छी तरीके से उनको मुहैया नहीं हुआ है। हम उन मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। कोरोना काल में हमने देखा स्वास्थ्य को लेकर के तड़प तड़प कर लोगों ने जान दी। हम स्वास्थ्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे, कोई छत्र महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति लगाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगेगी, परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तो हर व्यक्ति हर अलग अलग तरीके से अपनी मूर्ति लगा करके प्रतीकों की राजनीति करना चाहता है और अपना तथा अपने वर्ग का विकास करना चाहता है। ऐसे में जनता पीछे छूट जाती है, क्योंकि जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं वो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमारे साथ राजेंद्र त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं और आप सभी से अनुरोध है बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि 2022 को लेकर जिस तरह से एक बार फिर से धर्म की राजनीति और प्रतीकों की राजनीति यहाँ पर शुरू हुई है, राजनीति के बाद देखना ये होगा कि जनता अब जब कोरोना काल से उभरी है तो क्या वाकई एक बार फिर से इन प्रतीकों के और धर्म की राजनीति में पड़कर तमाम लोगों को वोट देती है या नहीं। इसी पर हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं कुर्सियों के लिए जातियां मोहरा की। तो जिस तरह से 2022 के आगामी चुनाव को लेकर अब तमाम पार्टियां अलग अलग मोहरे सेट करती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ब्राह्मण की बात की जा रही है, तो कहीं परशुराम की बात की जा रही है, कहीं फूलन देवी की बात की जा रही है, तो कहीं SC ST की बात की जा रही है। एक बार फिर से तमाम कोरोना काल के बावजूद माना जा रहा था कि जनता एक बार फिर से बदलेगी और जनता के साथ ही साथ एक बार फिर रुख बदलेगा राजनीति का। लेकिन 2022 के चुनाव के पहले ही इस बात की आहट साफ हो गई है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाति के आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा और जाति के आधार के साथ ही साथ एक बार फिर से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि तमाम पार्टियों की ये जो कवायद है, ये कवायद 2020 में क्या कुछ रंग लेकर आती है और इस कवायद के जरिए, इस शतरंज के मोहरों के जरिए किसको शय मिलती है और किसको मात मिलती है। हमारे साथ पैनल में सभी लोग बने हुए हैं। प्रदीप विश्वकर्मा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने, शेर सिंह राणा राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से, लोटन राम प्रसाद अध्यक्ष VIP पार्टी से, शालिनी मेघी भाजपा प्रवक्ता, राघवेंद्र सिंह राजू क्षत्रिय सभा से और राजेंद्र त्रिपाठी परशुराम सेना से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? राजेंद्र जी, यदि मेरी आवाज आपको मिल पा रही है, राजेंद्र जी से संपर्क हम बाद में करेंगे। उसी बीच हमारे साथ शालिनी मेघी भी बनी हुई है। शालिनी जी, आपका कहना जो था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर भी, ये नारा तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन नारे के साथ ही साथ जब आगामी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं SC ST के माध्यम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से तमाम लोगों को साधने का प्रयास तो किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि कोरोना काल में जिस तरह से बात हो रही थी कि अब आम मुद्दों को उठाकर बात की जाएगी, चाहे मेडिकल की बात की जाए, चाहे एजुकेशन की बात की जाए या फिर डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात की जाए, और ये मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के लिए लाभदायक होते हैं। ये उदाहरण हम दिल्ली में देख चुके हैं। तो क्यों ना इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए। इन मुद्दों के साथ फिर एक बार धर्म को आगे लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और इसके जवाब मैं तब से देना चाह रही हूँ कि बहुत लोगों ने यहाँ बोला कोविड एरा के बाद जब सारी पार्टीज अपने अपने कास्ट और वोट इकट्ठे करने में लगी है। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो आप भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रही हैं, तो बाबा साहब के लिए हमेशा से, ये ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल स्टंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये क्या कहते हैं इलेक्शन आने के पहले। हमेशा से अंबेडकर जी के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है चीजें। हमेशा बीजेपी जो है उनको वही सम्मान देती है जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन शालिनी जी, 2021 में यदि कुछ भी बनेगा तो जनता, जिस तरह से हम तमाम लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जनता को यही लगेगा। यदि ये मूर्ति 2018 में, यदि ये सांस्कृतिक स्थल 2018 में बनाया गया होता तो शायद इस तरह से बात ना होती, लेकिन 2021 में यदि बनेगा तो सवाल तो उठेंगे। बता रही हूँ, आज ही योगी जी ने जो है आधारशिला रखी है सैनिक स्कूल की गोरखपुर में। इससे पहले अभी यूपी में 416 PCA प्लांट को हर हॉस्पिटल में सेट करने की बात हुई है। PM केयर फंड से 1500 PCA ऑक्सीजन प्लांट्स को यूपी में सेट करने की बात की गई है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में मोर देन 81 प्लांट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, जबकि ये फैक्ट है। बीजेपी इस पे रिगरस काम कर रही है। हम इस समय हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मैं जगह जगह स्कूल्स में गई हूं जहां पर मैंने लड़कियों से बात की है कि वो स्कूल क्यों नहीं आती। उनका एक ही कारण था कि हम स्कूल इसलिए नहीं आते मैम क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं मिलता है। आप पिछले 7 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, स्कूल के एनरोलमेंट बढ़े हैं और स्कूल में लड़कियां और लड़के दोनों आना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम एजुकेशन की बात करें, साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमारे जो PM सर हैं, उन्होंने 5 लाख करोड़ रुपीस दिए हैं। ये सब बातें कोई नहीं उठा रहा है इस समय, क्योंकि बाकी के जो राजनीतिक दल है, बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एजेंडा बनाया है कास्ट पॉलिटिक्स का। बीजेपी हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। और दीनदयाल उपाध्याय जी का अगर आपको याद हो अंत्योदय, तो उसमें ये है कि आप कैसे स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो हमने जब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चलाई तो भी बाकी की पार्टीज को दिक्कत थी, जबकि उनको ये नहीं पता जो स्किल डेवलपमेंट का आधार था वो खुद गांधी जी ने रखा था। गांधी जी बेसिक शिक्षा की बात करते थे। गांधी जी बोलते थे चरखा चलाइए, चरखा इज अ स्किल, ये कौशल है। लेकिन सिर्फ नाम के आगे गांधी लगा लेना काफी नहीं है, उनके आदर्शों को भी अपनाना पड़ता है।
तो जहां बाकी सारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कास्ट, रिलीजन और ये ब्राह्मण इन पे फोकस कर रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। और आज ही की न्यूज है, मैं आपको बता रही हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो पीएम मोदी का हमारे सबसे बड़ा सपना था, उसके लिए मुस्लिम समाज ने अपनी मस्जिद की जमीन दी है। ये कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है। जी, ये खबर हमने दिखाई है। जी शालिनी जी, ये खबर हमने दिखाई है। ये अच्छी बात है, विकास किया जा रहा है, लेकिन विकास करे जाने के बावजूद भी ये तो तीसरी लहर भी आने वाली है और कुछ लोगों का कहना है कि आ भी चुकी है। यदि तमाम सुविधाएं ठीक तरह से लोगों को मिल जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह की तबाही देखने को मिली है उसके बाद मुख्य मुद्दा यही होना चाहिए हर किसी का। आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। लोटन राम जी, आपका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश बिहार में तमाम जगहों पर संकेतों की राजनीति होती है। संकेतों की राजनीति होती थी, लेकिन बहुत लंबा समय बीत चुका है। जिस तरह से प्रदीप जी ने भी कहा है कि 74 साल बीत चुके हैं, हम आज़ाद हुए हैं, आज तक बेसिक सुविधाओं को लेकर लोग परेशान नजर आते हैं। कई जगह पर उदाहरण मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कई जगह पर मुद्दों की राजनीति होती है और वहां पर अच्छा खासा परिवर्तन हुआ है। कब हम ये संकेतों की राजनीति को छोड़कर मुद्दों की राजनीति पर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे संकेतों की बात आई तो आज वीरांगना 2 जुलाई को जो है कि वीआईपी पार्टी लॉन्च हुई उत्तर प्रदेश में, और वीरांगना फूलन देवी की 20वीं पुण्यतिथि जो है 25 जुलाई को है। हम लोगों ने उनको अपना आदर्श मानते हुए उनकी प्रतिमा लगाए। हमारे लिए आदर्श फूलन देवी भी है। अगर किसी के लिए परशुराम आदर्श हैं, पूज्य हैं, और किसी के लिए जो है कि फूलन देवी के हत्या के आरोपी शेर सिंह राणा जो है कि जाति गौरव हो सकते हैं, तो फूलन देवी जिन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ा, तो हमारे लिए है प्रेरणा स्रोत और हमारे लिए आदर्श। और हमारे प्रेरणा स्रोत बीपी मंडल भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख भी है, पेरियारी भी रामा स्वामी नायकर हैं, जिन्होंने पिछड़ों के, वंचितों के, दलितों के और अधिकार वंचित लोगों के सामाजिक न्याय के लिए, सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए प्रयास किए हैं। और वीआईपी पार्टी फूलन देवी के पुण्यतिथि पर ऐसा आयोजन करने का निर्णय लिया था कि मूर्ति स्थापित करेंगे। और मूर्ति अस्थायी रूप से स्थापित हो या न हो, हम कहते हैं कि अगर महिषासुर की हत्या करने वाली दुर्गा जी की हर साल नवरात्रा में अगर मूर्ति लग सकती है, तो फूलन देवी की प्रतिमा लगाने पर लोगों को कोई गलत नहीं सोचना चाहिए। जी, लोटन राम जी, लोटन राम जी, यहाँ पर धार्मिक बातें, जी लोटन राम जी, भगवान की यहाँ पर आप धार्मिक तुलना इंसानों से ना करें। फूलन देवी जी आदर्श आपकी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दे को दूसरी तरफ ना ले जाएं। आपके पास वापस लौट कर आएंगे। शेर सिंह राणा जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है और माना जा रहा है कि बहुत अत्याचार हुआ था, अत्याचार के बाद आदर्श की बात जहाँ तक होती है, आदर्श कोई भी किसी का हो सकता है, उनकी जिंदगी के आधार पर आदर्श, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है कि संकेतों की राजनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं एक ग्रुप जो है उसे साधने का प्रयास किया जाता है। क्या लगता है आपको, कब तक ये प्रयास चलता रहेगा और कब तक ये प्रयास सफल होता रहेगा भारतीय राजनीति में? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपको किसी को भी सबसे पहले तो ये जानकारी नहीं है कि जो फूलन देवी हैं, जिनकी उन्होंने हत्या की भेमई कांड में, वो मरने वाले लोग हैं कौन। ये कहा जाता है आपके मीडिया चैनल्स के द्वारा कि उन राजपूतों को फूलन देवी ने हत्या की जिन्होंने फूलन देवी को रेप किया था। मेरा आपसे ये चैलेंज है आपके मीडिया, आपके चैनल के द्वारा, और वीआईपी के जो भी हमारे बंधु भाई बैठे हैं उनको भी वो पता कर लें, जो उस दिन भेमई कांड में जो लोग मरे हैं, उस मरने वालों में 2 दलित हैं, एक मुसलमान है जिसका नाम नजीर खान है, और बाकी बचे हुए राजपूत हैं। एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 1.5 साल की, उसका नाम सीता है। और चैलेंज है मेरा कि अगर इनमें से कोई दुनिया में ये साबित कर दे कि ये कोई डाकू थे या किसी को बलात्कार में इनके ऊपर कभी कोई मुकदमा लगा, तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। ये बात गलत प्रचारित की जाती है कि फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को लाइन में लगाकर मारा। फूलन देवी ने उनको कभी नहीं मार पाई जिसने उनके साथ गलत किया। दूसरी बात, आप बोलती हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। गलत किसने किया? उनकी शादी 13 साल में हुई, इस बात को आप गलत मानते हैं। शादी किसने की? उनके माता पिता ने की। उनके पति ने उनको छोड़ दिया। किसने छोड़ा? उनके समाज के उन्हीं का पति ने छोड़ा। तो इसमें राजपूत कहां से आ गए?
उसको डकैत किसने बनाया? विक्रम मल्ला ने बनाया। फूलन देवी की लड़ाई किससे हुई? अपने सगे ताऊ के लड़के से, उसका जो नाम था उसने फूलन देवी को जेल में पहुंचवाया। तो जो उनको साथ गलत करने वाले लोग थे वो तो उनके परिवार, उनके समाज के ही लोग थे। आप उनकी माताजी का इंटरव्यू देखिएगा, उनको छुड़वाने वाले ठाकुर लोग थे। दूसरी बात, ये जितने पैसे उनकी मूर्ति में लगा रहे हैं, अगर उसका आधा पैसा भी उनके परिवार की सहायता करने में लगाते तो मैं मानता कि ये लोग सामाजिक लोग हैं। उनकी माताजी आज टूटी हुई झोपड़ी में रहती हैं। ये लोगों का कभी कलेजा नहीं पड़ता कि उनकी माताजी को जाके 1,50,000 रुपए दे दें? ये लाखों रुपए की मूर्ति लगा सकते हैं नौटंकी करने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए समाज का, लेकिन उस परिवार को 10 रुपए नहीं दे सकते। शेर सिंह जी आपके पास आएंगे। जी लोटन राम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी लोटन राम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? लोटन राम जी अपनी बात कहें आप। देखिए, जहां तक हमारे भाई शेर सिंह राणा जी कह रहे हैं कि जितना मूर्ति लगाने पर खर्च किया जा रहा है, अगर उनकी माता की झोपड़ी में रहती हैं, शेर सिंह राणा भाई आप जाकर देखाइए। एक सप्ताह पहले मैं फूलन देवी की माता मूला देवी से मिलके आया हूं और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने फूलन देवी की माता जी को पहली सहयोग राशि 51,000 रुपया की दिए हैं और उन्होंने कहा कि माता जी जब भी जरूरत, जितने पैसे की जरूरत हो, हम आपकी, आपके परिवार की मदद के लिए आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। हम ठीक है मूर्ति लगवा रहे हैं, हम उन्हें आदर्श मान करके, चाहे अपने समाज की जो है ठीक है लोटन राम जी, ठीक है आपने मदद की, अच्छी बात है, मदद की है। अभी जी लोटन राम जी आपके पास आएंगे। लोटन राम जी आपके पास आए हैं, आपने मदद की है, बहुत अच्छी बात है। मूर्ति लगवाई है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूर्ति लगवाने के साथ यदि आप कन्याओं की पढ़ाई के लिए आगे कुछ करते हैं, उसके लिए कुछ काम करते हैं, तो वो भी समाज के लिए बेहतर होगा और कहीं ना कहीं उसका लाभ जनता को ज्यादा मिलेगा। आपके पास वापस लौट के आएंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी भी लगातार बने हैं। जी राघवेंद्र सिंह जी, यहाँ पर तमाम वर्गों की बातचीत हो रही है और तमाम वर्गों में यहाँ पर कहीं ना कहीं जब इस तरह की स्थिति होती है, साफ तौर पर कहा गया है कि चुनाव में जातियों को लेकर वोट मांगने के कार्यक्रम को बंद होना होगा। इसके लिए 2013 में खास तौर पर कोर्ट के भी आदेश आए थे कि जातियों के नाम पर सभाएं भी नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सभाएं होती हैं और सभाओं में जब रोक लगती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। यही हमारे साथ मैंने जो बात कही आपसे जी कि संविधान के सेक्शन 14 में समानता के अधिकार की बात है जी, लेकिन आज कोई भी राजनीतिक दल समानता के अधिकार की बात ना लोकसभा में करता है। कोई ऐसा नहीं है कि उत्थान आयोग बने। अरे आप क्यों नहीं कहते कि भाई निषाद उत्थान आयोग बने? जब दुनिया में आरक्षण की बात होती, जो मूलभूत मुद्दे हैं, हम तो ये कहते हैं भाई एक पार्टी, निषाद पार्टी, भाजपा की अलायंस पार्टी है डॉक्टर संजय निषाद, आखिरकार उन्होंने कभी ऐसे विचार क्यों नहीं लाए कि जिसमें जाति उन्माद हो, मजहब की राजनीति हो, वोट तंत्र, थोक तंत्र की राजनीति हो, और जो भी राजनीतिक दल अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, यहां पलायन करके आ रहे हैं और उनको अब सियासत और रियासत दिखाई दे रही उत्तर प्रदेश में। अरे क्यों नहीं आपने पश्चिम बंगाल में ये सब जो भी आपको करना था, ये पश्चिम बंगाल में कर लेते, बिहार में कर लेते। और निश्चित तौर पर हर परिदृश्य के पीछे जो चुनावी वर्ष जो होता है 2017 के बाद, अब जो बरसाती जो बाढ़ है, इस समय आप देख रहे हैं बरसात है, तो ये बरसात में जो उफान आ गई है नदियों में, तो ये जाति और मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम ना हो, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है ना। जी प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, जिस तरह से यहाँ पर हम संकेतों की राजनीति की बात कर रहे हैं, धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंतर जनपदीय राजनीति भी हो रही है। कहीं ना कहीं बिहार से पार्टियां आकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूमि की तलाश में लोगों को रिझाने का काम भी किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या इस तरह के प्रयोग, पार्टी नेशनल होती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जब इस तरह की रणनीति बनाई जाती है, इस तरह की रणनीति के तहत एंट्री ली जाती है, तो आपको क्या लगता है, क्या जनता स्वीकार करेगी? देखिए प्रियंका, ठीक कहा आपने कि जनता स्वीकार करती है, बिल्कुल करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और उन्हीं भावनाओं को कैश कराने के लिए ये राजनीतिक पार्टी सारा काम करती हैं। और ये जो सारी बहस है, इस बहस में शेर सिंह राणा ने एक बहुत ही मौजूद बात कही है, वो मुझे लगता है पूरी चर्चा का एक सार हो सकती है। शेर सिंह राणा ने कहा कि हम मूर्तियां बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जिसके नाम पर मूर्ति बनाई जाती है
ना उसके परिवार का भला होता है और ना ही उसके समाज का भला होता है। ये बहुत मौजूद बात है। मूर्तियां पूरे देश में लग रही हैं। 3000 करोड़ की मूर्ति पटेल की लग गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लग गई, टंडन जी की मूर्ति लग गई, अब साखी सारे अभी फूलन देवी की मूर्ति लगेगी, पूरे प्रदेश में मूर्तियां लगेंगी। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? क्या जनता को इसका कोई फायदा मिलेगा? लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं और इस देश की जनता आज भी 40 करोड़ जनता ऐसी है जिसको 2 जून की रोटी मुहैया नहीं होती है। हम कब उसके बारे में सोचेंगे? हम कब उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो हर दिन मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं? सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन लोटन राम निषाद जी कभी भी उस पर आंदोलन नहीं करेंगे। तमाम चीजें महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं, लोगों को नून तेल नमक से दूर किया जा रहा है। लोटन राम निषाद जी उस पर कब करेंगे? श्रेय सिंह राणा ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम कब इन प्रतीकों को छोड़ करके लोगों के कल्याण की बात करेंगे। अगर राणा साहब की ये बात सब लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां एक्सेप्ट कर लें तो मुझे लगता है कि अपने आप लाखों करोड़ों लोगों का इसमें भला हो सकता है। हम मूर्तियां छोड़ करके लोगों के विकास के लिए लड़ सकते हैं और उनकी भी राजनीति कर सकते हैं और ज्यादा सफल हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। मुद्दों की राजनीति को लेकर ज़्यादा सफल हो सकते हैं और इसका उदाहरण कई जगह पर देखने को भी मिला है। ये बात अब साफ हो चुकी है। जिस तरह से भारतवर्ष में भी यूथ की बहुत बड़ी जनसंख्या है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। शालिनी जी आपके पास आएंगे। तमाम आपने योजनाओं की बात की है जो सरकार में चलाई जा रही, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, अभी सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी है। इन योजनाओं का होना ज़रूरी भी है क्योंकि यदि योजनाएं नहीं होंगी तो अगले चुनाव में आप किस तरह से जनता के सामने जाएंगे। लेकिन उसके बाद यहां पर बात यह भी आती है कि मुख्य तौर पर राजनीति की धारा को बदलने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए, कहीं ना कहीं चिन्हों की राजनीति को छोड़कर मुद्दों की राजनीति में आगे बढ़ने की जो एक परिपाटी होनी चाहिए, उसकी शुरुआत कहां से होगी? क्या उसकी शुरुआत किसी बड़ी पार्टी के द्वारा, किसी जिम्मेदार पार्टी के द्वारा नहीं होनी चाहिए? जी, उसकी शुरुआत प्रियंका जी तो हो चुकी है। वो आप देखिए और दिखाइए उसकी शुरुआत कैसे हुई है। मैंने आपको बोला इस समय हमारा हेल्थ सेक्टर इतना क्राइसिस पे था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट लगातार हेल्थ सेक्टर्स के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ काम करके हमारे सेक्टर को इंप्रूव कर रही है, जिसका मैंने आंकड़ा अभी आपको दिया। दूसरी चीज मैं आपको एजुकेशन सेक्टर की बताऊंगी। आप लोग शायद उससे वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि मैं उस फील्ड में हूं तो मुझे उसकी थोड़ी ज्यादा जानकारी है। आपको पता है कि यूजीसी को बोला गया है, जो हमारी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें इतना घपला है, जिसमें फैक्ट्स नहीं है, उसको चेंज करने की बात की गई है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। अगर आप बिजनेस की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां यूपी 14 पे था वहां वो 2nd पोजीशन पे आया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बड़ी लेवल पे बातें नहीं कर रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ रहे हैं। हम गांव की एक एक क्षेत्र के गांव को भी लेके चल रहे हैं और अर्बन सिटीज को भी लेके चल रहे हैं। जब हमने स्किल इंडिया मूवमेंट चलाया तब भी हमने जो है सबकी कटाक्ष बातें सुनी। जब हमने कन्या सुमंगल योजना चलाया तब भी हमने सबकी कटाक्ष बातें सुनी। जब हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं तब भी हम सबकी कटाक्ष बातें सुन रहे हैं। तो बीजेपी अपना काम करती रहेगी, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या काम कर रही है। आज हमारा डिफेंस, प्रियंका जी अगर आपको पता हो आज हमारा डिफेंस कितना स्ट्रांग है। अगर आप बात करें एजुकेशन की, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम जी शालिनी जी, डिफेंस स्ट्रांग है, काम आप करती हुए नजर आ रही है, उसके बावजूद भी महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी को लेकर अभ्यर्थियों को हर दिन धरने देने पड़ते हैं। ये भी तो मुद्दे हैं, ये भी आम जनता के मुद्दे हैं, इनको भी ध्यान सरकार को ही देना चाहिए। जी जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। आप लोग महंगाई की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। डीजल और पेट्रोल किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने कितने साल का बॉन्ड दिया था। हमें ये नहीं पता कि 80% से ज्यादा जो डीजल और पेट्रोल है वो बाहर से मंगाते हैं। तो उस पे जब वो बॉन्ड खत्म होगा तो भरपाई तो हमारी सरकार करेगी ना। ये डिटेल में कोई चैनल नहीं दिखाएगा। और बाकी मैं सिर्फ चैनल्स के लिए नहीं, मैं बाकी सारे विपक्ष पार्टीज के लिए बात कर रही हूँ। जो यहाँ पर लोग बैठे, मैं उनसे भी ये चीज बोल रही हूँ। ग्राउंड रियलिटी, भाजपा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी इस समय सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, जिसके आंकड़े, जिसका डेटा आपको आसानी से लिखित और प्रैक्टिकल रूप से अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे। मैं खुद गांव में रहती हूँ, मैं यहाँ जिस गांव में रहती हूँ वहां मैं देख रही हूँ जितनी स्वच्छ
स्वच्छता यहाँ आई है वो पिछले 7 साल में नहीं थी। दूसरी चीज, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला है, सबके पास हाथ वाली मशीन है। मैं जिस गली से कॉलेज जाती हूँ उस गली को मैंने डेवलप होते देखा, ये मेरी आंखों देखी बात है, कोई मैं झूठ या कोई पाखंड नहीं कर रही हूँ। तो जी शालिनी जी आपके पास आते हैं। जी शालिनी जी आपके पास आते हैं। आपने जो देखा है वो ठीक है, लेकिन जो सड़कों पर दिखाई देता है वो भी तो गलत नहीं है। जो हमारे चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी लोग रोज सरकारों से मांग करते हुए नजर आते हैं, कहीं रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो कहीं भर्ती को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत होती है, वो भी गलत नहीं है। खैर उसको लेकर आपके पास आऊंगी। शेर सिंह राणा जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से आपने बोला है कि संकेतों की राजनीति को छोड़कर यदि कहीं ना कहीं समाज की ओर ध्यान दिया जाए तो यकीनन सूरत बदल सकती है, उसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुर्सी पाने के लिए तमाम पार्टियां एक और जो सत्ता में हैं वो योजनाएं भी चलाएंगी, लेकिन योजनाओं के साथ भी कहीं ना कहीं तमाम धर्म और तमाम धार्मिक गोटियां सेट करने की जरूरत पड़ती है। क्यों ये जरूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारा संविधान है वो खुद जातिवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब हम सीटों को आरक्षित कर देते हैं कि इसी जाति का व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ सकता है तो खुद वो जातिवाद हो गया। तो उसमें आप ये कहें कि भाई जातिवाद नहीं होता, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो जाति के आधार पर अपना टिकट का वितरण नहीं करता है। अगर कोई ऐसी पार्टी हो, आप मुझे बताइए कि अगर कहीं पर ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा हैं तो नेचुरल बात है सारे राजनीतिक दल ब्राह्मण को टिकट देंगे। क्या कोई ऐसी पार्टी है कि जिस जाति का एक भी व्यक्ति वहां पर ना हो या उनकी संख्या कम हो उसको टिकट देकर दिखाएं कोई? दूसरी बात ये जो हमारी बहन जी बोल रही है कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती, तो असल में और ये रोजगार की भी बात कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बात क्या है, ये असली नाम इसका है भारतीय झूठी पार्टी। जब मोदी जी और योगी जी बोलते हैं कि हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो असल में उनका मतलब ये होता है कि हम 10 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लेंगे। और अगर ये जातिवाद नहीं करते तो इन्होंने ये एनडीए क्यों बनाया हुआ है? ये जो वीआईपी पार्टी है ये इन्हीं का ही तो पट्टा है, इसको ये बाहर निकाल दें एनडीए से, लेकिन नहीं निकाल सकते। उसको हारने के बाद भी मंत्री बना दिया। क्यों बना दिया भाई? आप बताइए, अगर जातिवाद नहीं है तो ये लोग सबसे बड़े जातिवाद वाली पार्टी है ये भारतीय झूठी पार्टी, और सारी चीजों में झूठ बोलती है। सारी चीजों में इन्होंने, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो ये क्या है कि कान शेर सिंह जी शेर सिंह जी आपके पास में आएंगे, समय कम है हमारे पास। जी राघवेंद्र जी आपका क्या कहना है? लगातार हमारी यही बातचीत हो रही है, तमाम पार्टियों से जो सत्ता में है उनसे भी बातचीत हो रही है कि हर समय स्थिति को देखते हुए जब बात आती है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, तो तमाम पार्टियां जब चुनाव का समय आता है तो क्यों धर्म याद आता है? और क्या धर्म छोड़कर आगे मुद्दों पर बात नहीं की जा सकती? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या एजुकेशन मुद्दा नहीं है? जी राघवेंद्र जी से मेरी बात। जी राघवेंद्र जी, महंगाई या रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन है क्या जो छोटे छोटे से दल हैं, क्योंकि मैं तमाम 12 दलों के साथ में स्टार प्रचारक रहा हूं और इस समय भाजपा की तो अलायंस पार्टी भी है जिनकी भी हमने बहुत जनसभाएं की है क्षत्रिय बहुल क्षेत्रों में। मसलन यह है कि हमने जब सत्ता में उनको पहुंचा दिया और सत्ता को पहुंचाने के बाद जो हमारे मकसद थे, अगर जय शिवाजी जय महाराणा, तो वो मूलभूत मुद्दों से हट गए। हम जातिवाद की बात नहीं करते, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि हमारी परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि कैसे शिक्षितों को रोजगार मिलेगा, कैसे जाति समाज के बीच में सामंजस्य रहेगा, और बल व्यवस्था में जो समाज को विभाजित करने का काम कभी आरक्षण के नाम पर जी, कभी ऐसी नीतियां लाएंगे कि आप, अरे हमने तो पिछले दिनों जब हाथरस कांड हुआ तो कहा कि अमेरिका और सिंगापुर में पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट की अनिवार्यता है, क्यों नहीं आप कानून बनाते? जी बिल्कुल। लोटन राम जी भी हमारे साथ बने हुए। लोटन राम जी, क्या कहना है आपका? क्यों नहीं आपने महंगाई और स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें कमी पाई जा रही थी कोरोना काल में, उनको मुद्दा बनाया? जी लोटन राम जी, कब बात करेंगे महंगाई पर, मेडिकल पर, एजुकेशन पर?
देखिए, जो है हमारी पार्टी अभी तो लॉन्च हुई है और निकट भविष्य में चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा होगा, चाहे महंगाई और बेरोजगारी की बात होगी, चाहे वन नेशन वन एजुकेशन की बात होगी, सारे सामाजिक मुद्दों को और जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वीआईपी पार्टी जो है हर स्तर पर संघर्ष करेगी। आज ये जो आज की डिबेट हुई प्रतीकों की राजनीति की, आप देख लीजिए कि हजरतगंज चौराहा था, इसका नाम जो है कि अटल बिहारी चौराहा रख दिया गया, अयोध्या का नाम फैजाबाद का नाम बदल गया, अयोध्या रख दिया गया, या इलाहाबाद का नाम प्रयाग रख दिया गया। आखिर उससे कौन सा सुधार हो गया, कौन सी जनता की भलाई हो गई? ऐसे मुद्दे जिस आरएसएस पर 6 बार प्रतिबंध जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया, बीजेपी हो चाहे संघ हो सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। 3600 करोड़ की प्रतिमा जो है कि गुजरात में लगाई गई। सुनिए लोटन राम जी आपके पास आएंगे, समय बहुत कम है। प्रदीप जी भी हमारे साथ बने। प्रदीप जी, इस पूरी चर्चा में यहाँ पर हमने बात की, संकेतों की राजनीति की बात हो रही है। 2022 में जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा अब राजनीति को लेकर, धर्म को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह था कि कब संकेतों को छोड़कर मुद्दों पर बात आएगी। और तमाम लोग जिस तरह से वीआईपी पार्टी की भी बात कर ले तो सत्ता का जो गलियारा होता है वो धर्म के माध्यम से आसानी से मिलता है। शायद यही वजह है कि इनका कहना है कि उन मुद्दों पर आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। क्या कहना है आपका? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं प्रियंका, आपने बहुत शानदार तरीके से कंक्लूड किया कि ये चूंकि इनको पता है, अच्छी तरीके से जानते हैं राजनीतिक पार्टियां कि हम प्रतीकों की राजनीति करके बहुत जल्दी राजनीति की सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रास्ता है। मूर्ति लगा दीजिए, लोगों को एकत्रित करिए, मूर्ति पर माला लगाइए, हर साल माला पहनाइए और लोगों को एकत्रित करते जाइए और वोट उनके बेचते जाइए। यही है कुल राजनीति। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे बड़ा कारण जनता भी है। जनता को कब समझ में आएगा कि उनको इस प्रतीकों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे अंबेडकर की मूर्ति हो, चाहे शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे पटेल की मूर्ति हो, अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति हो। अभी लोटन राम निषाद जी ने खुद भी कहा प्रियंका कि चौराहों के नाम बदल देना, जिलों के नाम बदल देना, मेडिकल कॉलेजों के नाम बदल देना या मूर्तियां लगा देना, इनसे किसका क्या भला होने जा रहा है। तो जनता को भी इस बात को समझना होगा कि उन्हें अपने असली मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। उन्हें इन प्रतीकों को अब दरकिनार करना होगा और अगर वो चाहते हैं कि उनका जीवन खुशहाल बने तो उन्हें अपने मुद्दों की राजनीति करनी होगी, अपने मुद्दों पर लड़ाई करनी होगी, तभी देश का भला हो सकता है और तभी सबका विकास भी हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी के साथ समय का हमें इशारा मिल चुका है, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। शालिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लोटन राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी आपका धन्यवाद। राजेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे आज के मुद्दे के माध्यम से जिस तरह से 2022 में राजनीतिक बिसात सेट होने की बात हो रही है, जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2022 का जब चुनाव आता है तो इस राजनीतिक बिसात पर शह या मात के खेल में जनता किस तरह का खेल खेलती है। जनता को भी यहां अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना होगा। इन पार्टियों को उनके माध्यम से, मुद्दों की राजनीति के माध्यम से यदि चुना जाएगा तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि प्रतीकों की राजनीति को छोड़कर मुद्दों की राजनीति का भी एक दौर आए। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।